यूपीएससी प्री पोस्टपोन हो गया है, बट आई होप आपकी पढ़ाई पोस्टपोन नहीं हुई होगी और आप उसी इंथुजियाज़म से, इनफैक्ट जितना पहले आप मोटिवेटेड थे उससे ज़्यादा फोर्स से अपने आप को पुश कर रहे होंगे। नाउ यूपीएससी में हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ऑलमोस्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री। पहले क्या था कि हम एंशियंट, मिडिवल एंड कल्चर को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में जाता था। बट इन द रिसेंट पास्ट अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो यूपीएससी का फोकस एंशियंट एंड मिडिवल पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इन दो सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसोर्स कर्स। एंशियंट एंड मिडिवल के लिए आपके पास मल्टीपल रिसोर्स है। आपकी न्यू एनसीईआरटी हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी हो गई, तमिलनाडु की बुक्स हो गई, इसके अलावा जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, फॉर एग्जांपल पूनम दलाल दहिया, इनकी बुक्स हो गई। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रिसोर्स है और जितना ज़्यादा रिसोर्स होता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि रोट लर्निंग। देखो इस सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें आप समझोगे, बट लार्जली आपको यहाँ पे एक बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अल्टीमेटली चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है। रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा है और इसीलिए एंशिएंट और मिडिवल को कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है। अगर आप अभी नहीं पढ़े ना तो इसको बाद में पढ़ ही नहीं पाओगे। इट्स अ फैक्ट। लास्ट में जाके हमको ये लगता है कि जितना टाइम हम एंशिएंट मिडिवल को दें उससे अच्छा ये है कि हम लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर लें, हम इकोनॉमी रिवाइज़ कर लें, हम करंट अफेयर रिवाइज़ कर लें, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम लगने लगता है। बट जैसा यूपीएससी का पेपर आ रहा है, जैसे एंशिएंट और मिडिवल का वेटेज ये बढ़ा रहा है और मॉडर्न का कम कर रहा है, आप एंशिएंट और मिडिवल को पूरी तरीके से छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। कंसिडरिंग ऑल दिस, इन दिस वीडियो आई टेल यू वन सिंगल सोर्स जो मोस्टली आपका एंशिएंट और मिडिवल कवर कर देगा। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रिवॉर्ड है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये रिवॉर्ड से ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज है। आपकी एंशिएंट एंड मिडिवल प्रिपरेशन के लिए ये एक एक्स्ट्रा एज है। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि 2023 में क्या पैटर्न रहा है। कंप्लीट हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आया है। इसका और माइक्रो ब्रेकेज करें तो 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, बाकी 9 क्वेश्चन आपका एंशिएंट मिडिवल और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी जोड़ लो, 9 क्वेश्चन वहाँ से भी आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉडर्न का वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो गया और ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि 2023 का पेपर इतना ज़्यादा टफ था। बट ये कहानी सिर्फ 2023 की नहीं है, 2022 में भी ऐसा ही था। 2022 में भी 4-5 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न से, बाकी 10-12 क्वेश्चन जो था वो एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर से था। सो हियर यू कैन सी कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर का अब रिवाइवल हो रहा है, तब आप तो इसको कम्प्लीटली मिस कर ही नहीं सकते हो। द रीज़न बिंग कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आता भी है ना, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ईजी है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इमर्ज हो रहे हैं, हम इसको अभी आगे देखेंगे ना। यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस कर सकते हो। 2023 का पेपर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ओनली 1, ओनली 2 या फिर पेयर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट हिस्ट्री में 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल ऑप्शंस के थे, सिंगल स्टेटमेंट के थे। मतलब इन 8 क्वेश्चंस में सिर्फ 4 स्टेटमेंट दिया गया था। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि नो डाउट पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बट जो थीम था ना वो रिपीटिंग था। जिन थीम्स पे यूपीएससी का पहले फोकस रहा है, सेम थीम 2023 में भी रिपीट हुआ था। सो इन दिस वीडियो हम एंशिएंट और मिडिवल को काफ़ी डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या कोर थीम्स थे। इसके बाद हम सोर्स को ट्रेस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए थे। देखो यहाँ पे हम सोर्स की बात करेंगे, क्योंकि सोर्स को लेके बहुत ज़्यादा डाउट आपके मन में आता है। इनफैक्ट कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली वर्बेटिम स्टेटमेंट उठाया गया है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, वत्ता किरुतल के बारे में पूछा है, मेंशन इन संगम पोयम। इसका ऑप्शन डी सही था। अ किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाई स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। यहाँ देखोगे सेम टू सेम ये वर्बेटिम स्टेटमेंट उठाया गया। द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल वॉज वन इन विच अ डिफीटेड किंग कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। सो अपना एजेंडा क्या होगा इस वीडियो का, हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा सोर्स है, सोर्स को ट्रेस करेंगे। उसके बाद हम इस बेसिस पे ये देखेंगे कि आप कौन सा सिंगल रिसोर्स यूज़ कर सकते हो जिसका सबसे हाई कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में धन्य कटका के बारे में पूछा था, तो इसका सोर्स आप क्लास 12th की थीम्स एनसीईआरटी में देख सकते हो। यहाँ देखो आपको धन्य कटका मिलेगा। अब आपको ये लगेगा कि आप हर मैप पढ़ो, हर लोकेशन को याद करो, लोकेशन को देखो, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंशिएंट मिडिवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मैप्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ इसी मैप से ही आपको इस साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब इसका लोकेशन आप देखो, आंध्रा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आंध्रा। इसका कोर थीम क्या था, तो बुद्धिज़्म था, क्योंकि महासंगिकाज एक बार पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। यहाँ देखो
लोकोक्तारवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो महासंघिका सेक्ट क्या होता है, इसको आप पढ़ लेना, इसको देख लेना। थर्ड देखो, द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिकाज फॉस्टर द महायाना बुद्धिज्म। तो यहाँ भी महासंघिका है, यहाँ भी महासंघिका है। महासंघिका के इंपॉर्टेंट थीम था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बुद्धिज्म से रिलेटेड। इनफैक्ट बुद्धिज्म से रिलेटेड तो कुछ भी आप पढ़ो वो कम ही है, बहुत ज़्यादा डीप पूछता है यूपीएससी, बट एटलीस्ट जो PYQs में टर्म्स पूछे गए हैं ना उनको आप पढ़ लो। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है इसका थीम, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मैप्स, ये इसका कोर थीम है। और इससे रिलेटेड कुछ और PYQs आप देखो, यहाँ देखो चंद्र केतुगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा जा चुका है। यहीं पे आप एक और प्लेस देखोगे महास्थान, अशोका का महास्थान इंस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसको भी आप देख लेना। तो जो भी प्लेसेस आप मैप में देखते हैं उनकी इंपॉर्टेंस देखा करो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखो, ये स्तूपा पे क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। दूसरा बोला स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। तीसरा है स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 तो बहुत ऑब्वियस था, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ये दोनों आप नॉर्मली पढ़ते ही हो। जो कन्फ्यूजन आपको होती वो पहले स्टेटमेंट पे होती, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आप थीम्स एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ये आपका थीम एनसीईआरटी हो गया क्लास 12th की। यहाँ पे देखो 7.1 में वाई वर स्तूपा बिल्ड, सेकंड पैराग्राफ देखो, द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। तो जो स्तूपा के कॉन्सेप्ट हैं वो प्री बुद्धिस्ट हैं। इस फैक्ट को मैंने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की 1 लाइनर में भी कवर किया था। यू कैन सी यहाँ पे इवेंट इन बुद्धाज लाइफ और यहाँ पे सिंबल्स। बुद्धा के डेथ को हम लोग महापरिनिर्वाणा कहते हैं और इसको हम लोग स्तूपा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो स्तूपा वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद। तो स्तूपा का यूज़ सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। डैट मीन्स जो आपका ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 सही होगा। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया कोरकोई, पूमपुहार एंड मुचीरी क्या थे। इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन थीम है वो है एंशिएंट पोर्ट्स एंड सिटीज़। ये ल्यूसेंट का कटआउट है। यहाँ पे देखो चेरा, चोला, पांड्या। चेरा में देखो पोर्ट्स मुजी, टोंडी। चोला में देखो पुहर, कावेरीपट्टनम कोस्टल कैपिटल, मेन पोर्ट। एंड पांड्या को देखो कोरकई जो है वो कोस्टल कैपिटल है। और भी जगह ल्यूसेंट में आपको इसका मेंशन मिल जाएगा। पुहर जो है हार्बर एरिया, पुहर, कावेरीपट्टनम, पोर्ट्स ऑफ चोलास। इसके बाद आप इस मैप में देखो, इस मैप में ना यहाँ पे आपको पुहर मिलेगा, ये कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे पोर्ट्स हो सकता है। ये डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल था, बट यहाँ पे ये बताना इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं, पोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह इफ़ यू हैव रेड दी एंशिएंट 1 लाइनर तो वहाँ भी आपको ये मिलता। ये आपके संगम एज के 3 किंगडम हो गए, चेरास, चोलास, पांड्यास। चेरास में आपको यहाँ मिल जाएगा मुसीरी एंड टोंडी, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। ये चोलास में पुहर मिल जाएगा आपको एंड पांड्यास में सी पोर्ट ऑफ कोरकई। सो 43 का पोर्ट्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखो, CDS में 2021 में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट। यहाँ पे मुचीरी, कोरकई, पुहर, अरिकामेडू। तो ये CDS से रिलेटेड है। और पोर्ट्स नॉर्मली पूछता भी है। यहाँ पे देखो UPSC ने सी पोर्ट के बारे में पूछा था, ककातिया किंगडम के। इसके पहले भी UPSC ने गुप्ता डायनेस्टी के पोर्ट्स के बारे में पूछा है। घंटाशाला, कादुरा एंड चौल वर वेल नोन एज पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड्स। 1999 में पूछा है गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। तो पोर्ट्स UPSC का काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। इसका क्वेश्चन नंबर 44 देखो, यहाँ पे वही दी प्रैक्टिस ऑफ वक्ता किरुतल के बारे में पूछा है, जिनका मेंशन आपको संगम पोएम से मिलेगा। संगम पीरियड भी UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 में ही संगम सोसाइटी पे क्वेश्चन आया था। नाउ इस क्वेश्चन का सही आंसर था डी, अ किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इसका आप सोर्स देख सकते हो, अ डिफीटेड किंग कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इसको संगम टाइम्स में कहते थे वक्ता किरुतल। ना ये रिसोर्स है कौन सा, ये आपको उपिंदर सिंह में मिलेगा। देखो इस सोर्स को यहाँ पे लगाने का बहुत ही क्रूशियल मोटिव है। उपिंदर सिंह जो है वो 1400-1500 पेज की बुक है। उन 1500 पेज में किसी एक पेज में आपको ये सिंपल सा लाइन मिलेगा जहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके लिए आप कभी भी उपिंदर सिंह नहीं पढ़ोगे। उपिंदर सिंह जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए है। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी एंशिएंट मिडिवल को लेकर स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपिंदर सिंह बैठ के पढ़ने लग जाओगे। आज आपको उपिंदर सिंह से मिला, 2024 में किसी और बुक से मिलेगा, 25 में किसी और बुक से मिलेगा। तो आप मल्टीपल रिसोर्स ऐसे पढ़ नहीं सकते हो। ये आपको आई थिंक कि पूनम दलाल दहिया में भी मिलेगा, बट वो भी 1000 पन्ने की बुक है। सिर्फ बुक को पढ़ना हमारा मोटिव नहीं होता है, उसको रिमेंबर भी करना होता है और एग्जाम में रिकॉल भी करना होता है।
स्पेशली आप एंशियंट मिडिवल की बात करो तो यहाँ पे एक्सटेंसिव रोड लर्निंग इन्वॉल्व है। तो डेट इज़ वाई यहाँ पे कोई भी आप 1000 या 1500 पेज की बुक रेफर नहीं करोगे। देयरफॉर कोई भी आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा के बोले कि ये सेम टू सेम वर्बेटिम आपको आंसर उपिंदर सिंह में मिलेगा, तो आप हाथ जोड़ लेना कि एक क्वेश्चन हम भले ही छोड़ दें बट 1500 पेज की बुक हमसे नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 45 देखो। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रहा है, स्पेशली जो पोस्ट गुप्तन पीरियड है उसके बाद जो रीजनल किंगडम इमर्ज होता है 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो भी किंगडम आते हैं उनमें आप 3-4 चीज़ देखना। पहला टाइमलाइन देखोगे, दूसरा उनका कैपिटल क्या था वो देखोगे, इसके बाद उनका फाउंडर कौन थे वो देखोगे, फाउंडर के साथ जो और भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे आप उनको देखोगे। तो इस क्वेश्चन का जो कोर थीम हो गया वो है रीजनल किंगडम एंड रूलर्स। ये क्वेश्चन और भी टफ क्यों हो जाता है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर था वो था नन। कोई भी किंग यहाँ के 8th सेंचुरी के नहीं थे। इनके बारे में आपको ल्यूसेन में अलग अलग जगह मिलेगा। ककातिया किंगडम का पीरियड था 1110 से 1326, यादवास का था 1187 से 1312, होसालास का था 1173 से 1342, इसके बाद घड़वाल का था 1090 से 1194। तो ये जो किंग है वो 10th और 11th सेंचुरी के थे, ना कि 8th सेंचुरी के थे। नन इसका आंसर होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप PYQ में देखो, यहाँ गुप्ता पूछा है, यहाँ पे यादवास पूछा है और यहाँ पे देखो ककातिया किंगडम। तो जो पोस्ट गुप्ता के रीजनल किंगडम्स थे, रीजनल रूलर्स थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे लिटरेरी वर्क दिया है, ऑथर्स दिया है। कोर थीम इसका हो गया बुक्स एंड ऑथर्स। इनमें से कुछ बुक्स ऐसे हैं और कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिनको PYQs में पूछा जा चुका है। पहला देवी चंद्र गुप्ता, ये गलत है, बिल्हान ने इसको नहीं लिखा था, इसको विशाखा दत्त ने लिखा था। और इसके साथ विशाखा दत्त की एक और इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षका, ये भी PYQ में पूछा जा चुका है। सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, बट जो प्रॉब्लम आती है वो मिलिंद पन्हा पे आती है, मिलिंद पानो कहते हैं इसको भी। और यहाँ पे दिया है कि इसको नागार्जुना ने लिखा था। देखो कई जगह नागार्जुना और नागासेन को सेम बोला गया है। जैसे आप यहाँ पे देखो ये लूसेंट का कटआउट है, यहाँ पे आपको देवी चंद्र गुप्ता मिल जाएगा, विशाखा दत्त ने लिखा है, और यहाँ पे नागासेन और नागार्जुन को सेम बोला है। अब देखना है कि यूपीएससी क्या मानता है, दोनों को सेम मानता है या दोनों को डिफरेंट मानता है। दोनों को सेम मानेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, और डिफरेंट मानेगा तो ओनली 2 हो जाएगा, क्योंकि PYQ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देखो 1997 में क्वेश्चन आया था, मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मियांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। यहाँ पे ऑप्शन में आपको नागासेन भी दिया है और नागार्जुना भी दिया है। तो ये देखना होगा कि यूपीएससी नागासेन या फिर नागार्जुना में से क्या सही मानता है। NCERT में भी एक जगह लिखा है कि नागासेन और नागार्जुना सेम है, बट अब रियल टर्म्स में देखोगे तो नागासेन और नागार्जुना 2 अलग अलग लोग हैं। नागार्जुना वो हैं जो महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो यूपीएससी पे इसको छोड़ना होगा, यूपीएससी इसको क्या मानता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को 1 लाइनर में भी देख सकते हो, मिलिंद पानो देखो नागासेन ने लिखा था। इसके बाद देखो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षका और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। 1-2 जगह आप इसका मेंशन और देख सकते हो। यहाँ देखो मिलिंद पानो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, डायलॉग्स बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मियांडर एंड मॉन्क नागासेन। नेक्स्ट वन, ये एक स्टेटमेंट दिया था सोल के बारे में, पूछा था किससे रिलेटेड है। काफ़ी ईजी है ये एंड मोस्टली हर रिसोर्स में दिया गया है। जैनिज्म बुद्धिज़्म इसका कोर थीम है और इससे रिलेटेड आपको PYQ मिलेगा 2013 में। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। तो सोल किन किन ऑब्जेक्ट्स में होता है यही पूछा गया है। इवन आप जैनिज्म में ये भी पढ़ते होंगे कि एग्रीकल्चर करना भी अलाउड नहीं है, जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारना भी अलाउड नहीं है। इसका आंसर होगा बी जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 48 आया था विजयनगर एम्पायर से। यहाँ पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। तो डैम के बारे में यहाँ पूछ रहा है, इसका आंसर होगा देवराया 1। ये आप देखो लूसेंट का कटआउट है, यहाँ देवराया 1 के बारे में बोला है कि अचीवमेंट क्या है इनका, इरीगेशन वर्क, डैम वॉज बिल्ड अक्रॉस तुंगभद्रा विथ कैनाल्स लीडिंग टू सिटीज़। तो ये आपको लूसेंट में मिल जाता। इसके साथ आप जब थीम्स पढ़ोगे, थीम्स में विजयनगर एम्पायर का चैप्टर्स में वाटर रिसोर्स करके एक सेक्शन है। यहाँ पे आप लास्ट में देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वर्क टू बी सीन अमंग द ruins इज इन हीरिया कैनल। दिस कैनल ड्रीव वाटर फ्रॉम डैम अक्रॉस तुंगभद्रा एंड इरीगेटेड कल्टिवेटेड वैली। दिस वॉज अपेरेंटली बिल्ड बाई किंग्स ऑफ संगमा डायनेस्टी। तो संगमा डायनेस्टी के जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे वो यहाँ पे देवराय 1 थे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, एक आपको हिंट मिल जाता, बट आई थिंक ये हिंट एग्जाम में याद भी नहीं रहता, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्चुगीज। तो इसका सही आंसर था बहादुर शाह। ये लूसेंट का कटआउट है। यहाँ देखो नीनू दा कुन्हा ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम कोची टू गोवा एंड अक्वायर्ड DU एंड बसीन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये लूसेंट में था। और सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे स्पेक्ट्रम के बारे में, बहादुर शाह ऑफ गुजरात।
इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यही लिखा है कि बहादुर शाह ने सरेंडर किया था पोर्चुगीज़ को। इसी चीज़ को आप मॉडर्न के वन लाइनर देखोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। नीनो दा कून्हा, सेकंड स्टेटमेंट देखो, कॉन्कर ड्यू एंड मशीन फ्रॉम गुजरात किंग बहादुर शाह। ठीक है, आपने यहाँ तो एंशियंट मिडिवल का सोर्स देख लिया। कुछ क्वेश्चंस और थे, जैसे ये भी एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बट आई थिंक ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा टफ था। यहाँ पे भाजा केव जो है उसको आप फाइन आर्ट्स में देखोगे, बट इसके अलावा बाकी चीज़ों को डिसाइफर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद मॉडर्न में ये क्वेश्चन आया था, ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये भी था कि अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सी विल, जेम बर्गीज, वॉल्टर एलियट को आप किससे एसोसिएट करोगे? इसका सही आंसर था आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन। यहाँ पे जो नाम दिया गया उसमें से एक या दो नाम आप एनसीईआरटी के किसी रैंडम पेज के किसी रैंडम पैराग्राफ में पढ़ोगे, और ये एक्सपेक्ट करना है कि जितने भी नाम दिए गए हैं आपको याद रहें, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपको एंशिएंट मिडिवल दोनों पे फोकस करना होगा, क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, और तीनों में से एक ईजी था, एक मीडियम था, एक टफ था। ये आपका ईजी हो जाता, ये टफ हो जाता, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो मीडियम हो जाता। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के भी आप तीनों क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते। इसको भी याद करने के लिए, स्पेक्ट्रम से निकालने के लिए आपको स्पेक्ट्रम कम से कम 10 बार रिवाइज करना होगा। तो इतना इजी नहीं है कि आप हज़ार पन्ने की 4 बुक पढ़ो और 4 बुक में से आपको हर वर्ड याद रहे। डेट इज़ वाई अपना रिसोर्स एंशिएंट मिडिवल के लिए आपको बहुत ही कंसाइज करना होगा, बहुत ही छोटा करना होगा। ना हमने ये तो देख लिया क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, उनसे रिलेटेड PYQs क्या क्या पूछे गए थे, क्या अंडरलाइंग थीम था जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 12th की थीम 1 और थीम 2 आती है, मतलब थीम एनसीईआरटी की पार्ट 1 पार्ट 2 आती है, उसको आपको रीड करना है, और मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। 150-200 पन्ने की बुक होगी, पहली बुक 100 पन्ने की, दूसरी बुक 100 पन्ने की। इसको रीड करने से जो एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये न्यू एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्बोज है, बहुत ज़्यादा लीनियर वे में लिखा नहीं गया है, और उसको पढ़ के चीज़ों को रिकलेक्ट करना, रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं पढ़ोगे, 3 पार्ट है, बस पार्ट 1 पढ़ोगे और पार्ट 2 पढ़ोगे। इसको रीड करना 2 दिन लगेगा आपको। लेट मी शो यू, ये आपकी पार्ट 1 है, यहाँ पे 4 चैप्टर आपको मिलेगा। इसके बाद ये पार्ट 2 है, यहाँ पे आपको 4 चैप्टर मिलेगा। थीम 1 थीम 2 पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, ल्यूसेंट पढ़ोगे, और यही आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। ल्यूसेंट में एंशिएंट मिडिवल को 60-70 पेज में कवर किया गया है। आई नो कि बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया गया है, बहुत मैकेनिकल लगेगा आपको पढ़ने में, सिर्फ चीज़ें आपको याद करनी है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने आपको थीम पढ़ने को कहा है। पहले आप थीम पढ़ लेना, उसके बाद आप ल्यूसेंट पढ़ोगे, सिर्फ यही आपको करना है। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। 1-2 क्वेश्चन भले ही आपको 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी से मिले, बट इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है। आपको पूरी बुक पढ़नी है, जो साइड बॉक्सेस दिए हैं वो पढ़ने हैं, जो कीवर्ड दिया उसको याद करना है। इतना आप कर ही नहीं पाओगे। सिर्फ बुक पढ़ना नहीं है, बुक को रिवाइज भी करना है। मान लो यहाँ पे आप थीम नहीं पढ़ रहे हो तो आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक पढ़ सकते हो, या तो थीम पढ़ो या तो तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक पढ़ो। बट इसके बाद जो आपका मेन सोर्स रहेगा वो है ल्यूसेंट बुक। तो यहाँ पे अगर आपके पास मेरी 1 लाइनर है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो आप ल्यूसेंट में से जो एंशिएंट हिस्ट्री का कोर पोर्शन है उसको स्किप कर सकते हो। कोर पोर्शन मतलब ये आपका ल्यूसेंट वाला पार्ट हो गया। पोस्ट गुप्ता तक आप स्किप कर सकते हो अगर आप 1 लाइनर पढ़ रहे हो। आपको स्टार्ट करना होगा पेज नंबर 49 से। तो ये तो रहा सोर्स की बात, कहाँ से आपको एंशिएंट मिडिवल पढ़ना है। नाउ आपका बेनिफिट क्या है, आपका रिवॉर्ड क्या है, द मैपिंग PDF। हिस्ट्री में मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल प्लेस होल्ड करता है। आपको 2-3 क्वेश्चन मिले जाएंगे, तो उसके लिए यू कैन डाउनलोड दिस एनसीईआरटी हिस्ट्री मैपिंग PDF। दिस इज़ योर रिवॉर्ड, हिस्ट्री थ्रू मैप। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, सिर्फ एनसीईआरटी की हिस्ट्री में नहीं, तमिलनाडु बोर्ड की बुक प्लस स्पेशल थैंक्स टू प्रतीक नायक सर, उनके लेक्चर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप्स थे जो मैंने इस PDF में इंक्लूड किया है। तो मैप आपको लाइन से मिलेगा, जैसे यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनको देखो आप। चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बुरज़ाहोम एग्जाम में पूछा ही जा चुका है। इसके बाद मस्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूलिथिक हो गया, ये चारकोलिथिक हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स, यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव दिया है, ये आपके एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट जो हमारे उपनिषद हैं उनसे क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, अतिथि देवो भव, ये हमने कहाँ से लिया है, तत्तीरिया उपनिषद। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ओम हमने कहाँ से लिया है, चंदोग्या उपनिषद। चंदोग्या उपनिषद में ही आपको आश्रम के कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होता है। इसके बाद इसी में आपको स्टोरी ऑफ सत्य करना मिलेगा। कथा उपनिषद में आपको स्टोरी ऑफ नचिकेता मिलेगा।
कुछ और भी है। मुंडका उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते मिलेगा, ये PYQ भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो महाजनपद, जो भी इंपॉर्टेंट्स है उनको देखोगे। बुद्धा के लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स और उससे रिलेटेड सिंबल्स। नेक्स्ट देखो बुद्धा के लाइफ का एक सिंपल चार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम धम्मचक्र प्रवर्तन टू महापरिनिर्वाणा, कैसे कैसे क्या हुआ था, यू कैन सी हियर। इसके बाद ये मौर्यन एम्पायर है, यहाँ पे आप देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेस हैं और उनका कैपिटल क्या था। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। सातवाहन एम्पायर हो गया, कुषाण एम्पायर्स, हर्षा एम्पायर, पल्लवा एम्पायर। इसका ध्यान देखो चालुक्याज एम्पायर। नेक्स्ट संगम में जो भी डायनेस्टीज थी, चेरास, पांड्यास, चोलास। यहाँ देखो ताम्रलिप्ति एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, PYQ से पूछा जा चुका है। इसके बाद ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स के मैप हैं, इसी से आपको 2 साल में 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। धन्यकटका हो गया, पुहर हो गया, चंद्रकेतुगढ़ हो गया। नेक्स्ट आप ये देखो कन्नौज ट्रायंगल, गुज्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज। गुज्जर प्रतिहारा का टाइमलाइन क्या था, कौन से इंपॉर्टेंट फाउंडर्स थे, उसी तरह पाल्या का एंड राष्ट्रकूटाज का। जब गुज्जर प्रतिहारा टूट जाता है तो अलग अलग रीजनल किंगडम्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फेजेस में दिया गया है। 8th सेंचुरी में इंडिया का क्या मैप था, यहाँ गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, इंपीरियल चोलाज, पालाज यहाँ रूल करते थे। इसके बाद ये फेज़ 2 था, गुज्जर प्रतिहारा टूट गया तो अलग अलग डायनेस्टी आ गए, सोलंकी, चौहान, चंडेला, घड़वाला, परमार। ये आपका 12th सेंचुरी है, 3rd फेज़। नेक्स्ट घुरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, यहाँ मिडिवल में आ रहे हैं। खिलजी हो गया, खिलजी का जो कैंपेन था साउथ इंडिया में बहुत क्रूशियल है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद जब लोधी पावर में आए थे उसके बीच में काफ़ी डायनेस्टी ऐसी थी, काफ़ी रीजनल किंगडम्स ऐसे थे जिनका डेवलपमेंट हो रहा था। तो कौन कौन से किंगडम्स कहाँ पे थे यहाँ पे आप देख लेना। नेक्स्ट यहाँ देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है, बहमानी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर तो UPSC का बहुत ही फेवरेट एरिया है, उसको अच्छे से देख लेना। बहमानी किंगडम टूटने के बाद दक्कन सल्तनत बनती है, बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा, और यही लोग विजयनगर एम्पायर पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखो मुगल एम्पायर। मुगल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूरोपियन के जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे यहाँ पे आप देख सकते हो। और लास्टली यहाँ पे कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, किस ईयर में हुए थे, यू कैन सी हियर। ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ इस PDF को पढ़ना, इस PDF को अच्छे से यूटिलाइज़ करना। आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में जस्ट अनदर PDF बन के ना रह जाए। इस PDF को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना एंड प्लीज़ यूज़ इट। सो आई थिंक कि एंशिएंट मिडिवल को लेकर जो भी आपके डाउट होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।